नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेशकांत तेजा आपके लिए आज लेकर आई हूँ नेट पाठ्यक्रम में शामिल देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को। हम प्रतिदिन श्रृंखलाबद्ध रूप से सभी उपन्यासों को महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। आज के महत्वपूर्ण उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी। यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक भी कीजिए और यदि चैनल महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो अपने सहपाठियों के साथ साझा कीजिएगा। चलिए चलते हैं। आज हम पहला उपन्यास पढ़ेंगे, देवरानी जेठानी की कहानी। उपन्यास है, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं पंडित गौरीदत्त शर्मा। पंडित गौरीदत्त शर्मा जी ने इस उपन्यास को लिखा है 1870 ईस्वी में। इसके बाद में अगला तथ्य है, डॉक्टर गोपाल राय ने इस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। जो आलोचक हैं डॉक्टर गोपाल राय जी ने, उन्होंने जो पहला उपन्यास माना है हिंदी का, वो देवरानी जेठानी की कहानी को माना है। महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला तथ्य है कि यह उपन्यास छापाखाना GI प्रेस से प्रकाशित हुआ था। तो देखिए, प्रश्न जो है वो बहुत गहराई में जाके आजकल बन रहे हैं। तो प्रश्न कभी भी बन सकता है कि किस प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है, किस प्रेस से। तो ये जो प्रेस है छापाखाना GI प्रेस से ये उपन्यास प्रकाशित हुआ है पंडित गौरीदत्त जी का। अगला है, यह इसका जो प्रथम प्रकाशन जिस बार हुआ था 1870 ईस्वी में, तो इस उपन्यास में कुल 500 प्रतियां प्रकाशित हुई थी। तो कितनी प्रतियां प्रकाशित हुई थी? 500 प्रतियां इस उपन्यास की प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास की एक विशेषता थी कि ये 35 पृष्ठों का लघु उपन्यास है। ये छोटा उपन्यास था, मात्र 35 पृष्ठों का ही ये उपन्यास था। आगे बढ़ते हैं। और ये जो 35 पृष्ठों का उपन्यास था, इसका जो शुरू में मूल्य था वो 12 आने था। तो देखिए, बहुत गहराई से प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए बहुत नवीन जानकारी आपको दी जा रही है। अगला तथ्य है कि यह किस प्रकार का उपन्यास है। तो अगला तथ्य है, यह एक सामाजिक उपन्यास है। इसकी जो पृष्ठभूमि है वो सामाजिक उपन्यास के रूप में है। अगला है, इस उपन्यास में 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण गौरीदत्त जी ने किया है। तो देखिए, किस समय का वर्णन इस उपन्यास में हुआ है। तो 19वीं शताब्दी के आसपास का वर्णन है। और किस प्रकार के समाज का वर्णन है इसमें? तो इसमें जो परिवार है वो मध्य वर्गीय जो बनिया समाज है उसके जीवन का यथार्थ चित्रण गौरीदत्त जी ने किया है। इसके बाद है, इस उपन्यास में जो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास है, इस उपन्यास में नवजागरण की, जो नवजागरण या पुनर्जागरण हम लोगों का चला था, तो उसकी पहली आहट इस उपन्यास में सुनी जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए, कभी भी प्रश्न बन सकता है कि नवजागरण की पहली आहट निम्नलिखित में से किस उपन्यास में सुनी जा सकती है। तो ये आपका देवरानी जेठानी की कहानी है। आगे बढ़ते हैं। उपन्यास में वर्णित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। देखेंगे, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न कथन कारण में भी कई बार बन जाते हैं। कौन सा कथन इस उपन्यास के विषय में नहीं है या है। तो 1 2 3 1 2 इस तरीके जब प्रश्न हम लोगों के बनते हैं कूट वाले, उसमें ये जो तथ्य हैं आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। चलते हैं पहले तथ्य की ओर। पहला तथ्य है, उपन्यास में सामाजिक एवं पारिवारिक स्थिति का भली भांति चित्रण किया गया है। ये जो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास है, इसमें सामाजिक एवं पारिवारिक जो स्थिति हैं या जो परिस्थिति हैं उनका चित्रण किया है गौरीदत्त जी ने। इस उपन्यास में पारिवारिक विघटन एवं घट घर के बंटवारे का वर्णन है। तो देखिए, यहाँ पे जो इसमें जो पात्र हैं, आपने यदि इसको पढ़ा होगा तो आप पकड़ ले जाएंगे
इसमें पारिवारिक विघटन हो जाता है जो सर्व सुखलाल है। आगे हम पूरे पात्रों के बाद में संक्षेप में इसकी कहानी भी बताएंगे आपको। तो इसमें पारिवारिक परिवार में विघटन होता है देवरानी जेठानी में, और घर का बंटवारा भी हो जाता है। तो इसीलिए पारिवारिक विघटन और घट घर के बंटवारे का वर्णन इसमें मिलता है। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, स्त्री शिक्षा का चित्रण किया गया है। इसमें बताया गया है कि स्त्री शिक्षित है तो वो आगे भविष्य में क्या सोचती है, और यदि स्त्री अनपढ़ है तो वो क्या सोचती है। तो स्त्री शिक्षा का चित्रण किया गया है जिसमें लोगों की समस्या, अनपढ़ स्त्री और उसकी अनगढ़ता का भी चित्रण किया गया है। अगला देखते हैं तथ्य। चौथा तथ्य है कि उपन्यास में स्त्रियों की आभूषण प्रियता का भी चित्रण हुआ है। तो उपन्यास में जो स्त्रियों को आभूषण जो प्रिय होते हैं, उनकी जो प्रिय वस्तु के रूप में देखी जाती है वो आभूषण देखे जाते हैं, तो उसका भी चित्रण यहाँ पर आपके गौरी दत्त जी ने किया है। अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि बाल विवाह एवं अनमेल विवाह जैसी विसंगतियों को भी चित्रित किया गया है। तो ये गौरी दत्त जी का जो उपन्यास है इसमें बाल विवाह भी होता है और अनमेल विवाह। बाल विवाह का मतलब होता है कि बालक रूप में, आप सभी जानते हैं, उनका विवाह कम आयु में विवाह हो जाना बाल विवाह होता है। और अनमेल विवाह होता है जैसे कि पुरुष 25-30-35 वर्ष का हो या 40 वर्ष का हो, और जो लड़की है वो 12-13-16-17 साल की हो, यानी कि आयु का जो बहुत ज्यादा अंतर होता है उसको अनमेल विवाह कहते हैं। अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं। अगला तथ्य है, इसमें विधवाओं की दशा का चित्रण किया गया है। तो इसमें एक जो विधवा होती है उसके जो दशा होती है कि परिवार या जो हमारा समाज है वो किस रूप में विधवा को देखना चाहता है, उसकी जो दशा है, जो दयनीय दशा है, उसका चित्रण भी गौरी दत्त जी ने अपने उपन्यास में किया है। साथ में गौरी दत्त जी ने विधवा विवाह का समर्थन करने का प्रयास किया है, लेकिन बहुत अधिक स्तर पर यह नहीं हो पाया है। बहुत सामाजिक बंधनों में बस थोड़ा सा उन्होंने प्रयास किया है, बहुत ज्यादा उजागर नहीं किया है, क्योंकि 19वीं शताब्दी का उपन्यास है, 1870 का। तो उस समय का जैसा उनको उचित लगा उन्होंने सामाजिक रूप में चित्रण किया है। तो विधवाओं की जो दशा है उसका चित्रण और साथ में विधवा विवाह का भी इन्होंने समर्थन किया है अपने उपन्यास में। वो नगण्य रूप में है, उभर कर बहुत ज्यादा नहीं आया है। जब गहराई से पढ़ा है उपन्यास तब स्पष्ट हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर। विवाह में होने वाले फिजूल खर्ची, वृद्धों की समस्या तथा बहुओं की समस्याओं को सामाजिक रूप में चित्रित किया है। गौरी दत्त जी का मानना है कि विवाह में जो खर्च होते हैं या जो दहेज दिया जाता है या लिया जाता है उसको उन्होंने फिजूल खर्ची के रूप में दिखाया है। वृद्धों की समस्या, जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी समस्याओं का भी चित्रण गौरी दत्त जी ने अपने इस उपन्यास में किया है। और जो बहुएं होती हैं परिवार में, उनका चित्रण भी या सामाजिक रूप में इन्होंने किया है। चलिए चलते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे, ये हमने देखे थे उपन्यास की विशेषताएं, क्या क्या इस उपन्यास में है। इससे क्या होता है कि आप परीक्षा जैसे पास में हैं तो बहुत मतलब महत्वपूर्ण तथ्यों को एकदम से कवर कर ले जाएंगे। परीक्षा में यहां से प्रश्न अधिक बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा, इस पे चर्चा करेंगे। ये बिंदु है उपन्यास के प्रमुख पात्र। जो प्रमुख पात्र हैं उनकी कुछ विशेषताएं भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। पहला पात्र है उपन्यास का जो केंद्रीय पात्र है या कहें नायक है, लाला सर्व सुखलाल। लाला सर्व सुखलाल यह उपन्यास का नायक है तथा परिवार का मुखिया है। जो बनिया परिवार है ये उस परिवार का मुखिया भी है, जो मेरठ का रहने वाला अग्रवाल बनिया है। तो देखिए प्रश्न बन जाता है कि सर्व सुखलाल कौन है या कहां का रहने वाला है। तो ये मेरठ का रहने वाला है। और कौन है या क्या जाति है, तो जाति विशेष में यदि आता है तो ये अग्रवाल है और बनिया इसका व्यवसाय है। इसकी
और जो मेरठ में ही इसकी आड़त की दुकान है, इसकी आड़त की दुकान है। यह उपन्यास का मुख्य पात्र है और इसमें बताते चले यहाँ पे इनके सर्व सुखलाल के 2 बेटे हैं, 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पात्र है लाला दौलत राम। लाला दौलत राम जो है ये सर्व सुखलाल का बड़ा बेटा है और ये बड़ा बेटा है और साथ में ये अनपढ़ भी है, जो बाद में इनके ही व्यवसाय में इनका हाथ बटाता है। तो इन्होंने सर्व सुखलाल जी ने अपने बड़े बेटे को और अपनी बड़ी बेटी को नहीं पढ़ाया है। उपन्यास को जब हम पढ़े हैं तो इन्होंने अपने बड़े बेटे और बड़ी बेटी को नहीं पढ़ाया है, जबकि छोटे बेटे और छोटी बेटी को इन्होंने पढ़ाया है। 4 बच्चे हैं इनके, 2 लड़के और 2 लड़कियां। आगे बढ़ते हैं। अगला पात्र है छोटे लाल। छोटे लाल यह सर्व सुख लाल का छोटा बेटा है। यह जो है सर्व सुख लाल जो है या सर्व सुख जो है उनका छोटा बेटा है और जो मदरसे से अंग्रेजी में पढ़ा था और पढ़ लिख कर यह रेलवे में नौकरी करता है। तो सर्व सुख जी ने छोटे बेटे को पढ़ाया था और इसको भी पढ़ाया था मदरसे में। और देखिए प्रश्न हो सकता है कि इन्होंने अंग्रेजी पढ़ने के लिए अपने लड़के को कहाँ भेजा था सर्व सुख ने, तो इन्होंने मदरसे में अंग्रेजी पढ़ने के लिए भेजा था और ये पढ़ लिख कर किस विभाग में नौकरी पाए, तो रेलवे विभाग में ये नौकरी करने लगे थे। और अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। इनको 60 रुपए महीने का वेतन मिलता था। इनको जो है जो ये वेतन पाते थे ये 60 रुपए महीने का वेतन पाते थे। प्रश्न कभी भी बन जाता है कि किसका कितना वेतन था, तो इनका जो वेतन था छोटेलाल जी का 60 रुपए वेतन था महीने का। आगे हैं अगले जो पात्र हैं इसके उपन्यास के, वो हैं पार्वती। पार्वती जो है यह सर्व सुख की बड़ी बेटी है। जो लाला सर्व सुखलाल हैं उनकी बड़ी बेटी पार्वती है जो अनपढ़ है। हमने पहले बताया कि इन्होंने अपने 2 बच्चों को पढ़ाया था, 2 को नहीं पढ़ाया था, बड़े दोनों को नहीं पढ़ाया था, छोटे दोनों को पढ़ाया था। जो पार्वती है इनका विवाह दिल्ली में होता है। तो दिल्ली में किसका विवाह होता है या सर्व सुखलाल ने अपनी किस बेटी का विवाह दिल्ली में किया था, तो ये है पार्वती जी। अगले पात्र हैं सुखदेई। ये जो सुखदेई है यह सर्व सुख की सुखलाल जो है उनकी छोटी बेटी है, जो नागरी पढ़ना लिखना जानती हैं, यानी कि सिर्फ हिंदी ही, नागरी का मतलब यहाँ पे क्योंकि नागरी शब्द ही गौरी दत्त जी ने हिंदी के लिए प्रयोग किया है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, लिपि नहीं, हिंदी के लिए इन्होंने प्रयोग किया है। तो ये सिर्फ नागरी ही पढ़ना लिखना जानती हैं, यानी कि ये बस पत्र जो है उसको लिख सकें, पढ़ सकें, चिट्ठी पत्री को, इतना ही सर्व सुख जी ने अपनी छोटी बेटी को पढ़ाया है, इससे ज्यादा इन्हें नहीं पढ़ाया है। अगली पात्र है उपन्यास की ज्ञानो। ज्ञानो जो है सर्व सुख लाल या कहें जो इनका परिवार है इसकी बड़ी बहू है, अर्थात जेठानी है। ये सर्व सुख लाल के जो बड़े बेटे हैं दौलत राम, उनकी पत्नी है और यह भी अनपढ़ हैं। तो जो ज्ञानो है ये भी अनपढ़ है तथा लालची स्वभाव की हैं। तो दोनों बहुओं में लालची स्वभाव की कौन है, तो ये ज्ञानो रहती है और इन्हीं का किया धरा रहता है जो परिवार में बंटवारा होता है। ये परिवार में बंटवारा भी करवा देती हैं ज्ञानो। अगले पात्र है आनंदी। जो आनंदी है ये सर्व सुख लाल का जो छोटा बेटा था, उस छोटे लाल उसकी पत्नी है तथा ज्ञानो की देवरानी है, क्योंकि देवरानी जेठानी की कहानी ही हमारा उपन्यास है, शीर्षक है, तो ये देवरानी है। और ये जो आनंदी है ये पढ़ी लिखी भी है, ज्यादा नहीं लेकिन नागरी तक पढ़ना लिखना ये जानती है। अगले पात्र की ओर बढ़ते हैं। अगले पात्र हैं कन्हैया। कन्हैया यह दौलत राम का पुत्र है। जो दौलत राम सर्व सुखलाल का बड़ा बेटा है, उसका जो बेटा है दौलत राम का, वो है कन्हैया। अगले पात्र हैं नन्हे व मोहन।
नन्हे और मोहन, ये जो दोनों बच्चे हैं, दोनों पात्र हैं, ये दोनों छोटे लाल के पुत्र हैं। तो यहाँ पे दौलत राम का एक ही पुत्र आया है और छोटे लाल के दो पुत्र हैं। अगले पात्र है शिवदयाल। शिवदयाल जो है यह सुखदेई का बेटा है। सुखदेई जो सर्व सुखलाल की बेटी है, उसका बेटा कौन है? शिवदयाल है। अगले पात्र हैं वंशीधर कबाड़ी। वंशीधर कबाड़ी, इनके यहां पर सुखदेई का विवाह हुआ है। जो सुखदेई है लाला सर्व सुखलाल की छोटी बेटी, उसका विवाह कहां हुआ है? तो वंशीधर कबाड़ी के यहां पर। अगले पात्र हैं ज्ञानचंद। ज्ञानचंद जो है वो सुखदेई का भांजा है और जो पार्वती है लाला जी की, उनकी बड़ी बेटी पार्वती का बेटा है ज्ञानचंद। अगले पात्र है डूंगर। जो डूंगर है वो ज्ञानो का पिता है। ज्ञानो जो इसमें जेठानी है या कहीं बड़ी बहू है, उसका पिता है और ये एक गरीब बनिया है। तो गरीब बनिया जो है वो डूंगर है और जो समृद्ध रूप में है वो तो सर्व सुखलाल जी हैं ही। अगले पात्र हैं तहसीलदार। जो तहसीलदार हैं ये आनंदी के पिता हैं, जो पढ़े लिखे हैं और इन्हीं का प्रभाव है कि आनंदी भी पढ़ी लिखी है। और जो डूंगर हैं वो एक गरीब परिवार के बनिए हैं, तो उनकी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है। अब देख लेते हैं अन्य पात्रों में, क्योंकि देखिए पात्रों में बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है। कूट में 4 विकल्प दे देते हैं, उसमें दे देते हैं कि कौन सा पात्र इस उपन्यास या इस कहानी का नहीं है। तो जब हम पढ़े नहीं होते हैं तो वहां पे हम प्रश्न गलत कर देते हैं और एक एक नंबर बहुत कीमती होता है हम लोगों को नेट से जेआरएफ में पहुंचाने के लिए, या एक प्रश्न जब कम हो जाता है तो जेआरएफ से वही हम नेट में हो जाते हैं। तो अन्य पात्रों में देखते हैं उपन्यास के। अन्य पात्रों में है राम प्रसाद, गंगाराम, भगवान देई, दिल्ला पांडे, मिस रानी, मुंशी टिकट नारायण, हर सहाय कवली, लाल दीन दयाल, किरपी। किरपी जो है ये बाल विधवा है। हमने उपन्यास की जब विशेषता महत्वपूर्ण तथ्यों में देख रहे थे तब हमने बाल विवाह और विधवा विवाह के विषय में जब देखा था, तो ये किरपी जो है ये बाल विधवा थी। इसी के विवाह को लेके गौरी दत्त जी ने थोड़े से तथ्यों को उजागर किया है अपने उपन्यास में। अगला पात्र है इसी में झल्लामल, फिर है लाला बुलाकी दास। तो ये सभी जो हैं देवरानी जेठानी कहानी के उपन्यास के पात्र हैं। मैंने उपन्यासों के सभी पात्रों को एक जगह एकत्रित किया है ताकि आप लोगों को परीक्षा, जैसे कम समय है परीक्षा के लिए, तो बहुत ज्यादा आपको लाभ हो, कम समय में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला फिर से एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि उपन्यास में कहे गए पात्रों द्वारा कथन है। देखते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण कथन मुझे अच्छे लगे या मुझे लगा कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये कथन पूछे जा सकते हैं, तो मैंने वो कथन सम्मिलित किए हैं। पहला कथन है, तुम दौलत राम की सगाई रख लो, आई हुई लक्ष्मी घर से कोई नहीं फेरता और रुपया पैसा हाथ पैरों का मैल है। तो ये जो कथन है कि तुम दौलत राम की सगाई रख लो, आई हुई लक्ष्मी घर से कोई नहीं फेरता और रुपया पैसा हाथ पैरों का मैल है, ये जो कथन है ये उपन्यास में सुखदेई की मां कहती है सर्व सुख से, यानी कि जो सुखदेई की मां है वो अपने पति यानी कि सर्व सुख से कहती है। तो ये कथन किससे कहा है, मुझे महत्वपूर्ण लगा था, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कथन है। चलिए चलते हैं अगले कथन की ओर। अगला कथन है हमारा, बहन जिस पर जैसी आती होगी वैसी ही करेगा। दूसरा कथन ही है कि बहन जिस पर जैसी आती होगी वैसी ही करेगा। ये जो कथन है ये कथन कहा है उपन्यास में ज्ञानो यानी कि बड़ी बहू ने या कहें जेठानी ने। अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। अगला कथन है, तुम्हारा कैसा स्वभाव है,
बाहर की लुगाइयों के सामने तो बोली बोली ठाली की बात मत कहा करो, इसमें घर की बदनामी है। तीसरा कथन महत्वपूर्ण लगा। तीसरा कथन महत्वपूर्ण है। देखिए कि तुम्हारा कैसा स्वभाव है, बाहर की लुगाइयों के सामने तो बोली ठाली की बात मत कहा करो, इसमें घर की बदनामी है। ये जो कथन है उपन्यास की पात्र आनंदी ने कहा है और आनंदी ने ये कथन ज्ञानों से कहा है, यानी कि अपनी जेठानी से कहा है। चलते हैं अगले कथन की ओर। अगला कथन है भगवान उत्ते बेरी यहां भी चैन नहीं देते। भगवान उत्ते बैरी यहां भी चैन नहीं देते। ये जो कथन है ये कथन उपन्यास में जेठानी यानी कि ज्ञानों ने कहा है। अगला कथन है, अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण कथन है। मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर देखे उतने पांव पसारे। कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर देखे उतने पांव पसारे। ये कथन तो उपन्यास में ये कथन सर्व सुखलाल जी ने कहा है। महत्वपूर्ण कथन है। ये कथन प्रश्नों में बहुत ज्यादा बनने लगे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उपन्यास के विषय में हमने जाना। उपन्यास की संक्षेप में थोड़ी सी कहानी बता देते हैं। उपन्यास मेरठ को केंद्र में रख के लिखा गया है। मेरठ क्षेत्र पर आधारित है। इसमें 3 शहरों का वर्णन ज्यादा हुआ है, मेरठ, रुड़की और आपका दिल्ली। उपन्यास का जो नायक है सर्व सुखलाल है, मुखिया है और इनकी जो है आड़त है शहर में बनिए हैं, चूंकि तो आड़त है। इनके 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। बड़े दोनों लड़के बड़े जो दोनों बच्चे हैं, बड़ी लड़की और बड़े लड़के को इन्होंने नहीं पढ़ाया था, जबकि छोटे बेटे और छोटी बेटी को इन्होंने पढ़ाया। बेटी को सिर्फ इतना पढ़ाया कि चिट्ठी पत्री लिख सके या पढ़ सके। लड़के को इन्होंने इतना मतलब मदरसे में अंग्रेजी पढ़ने के लिए भेजा और जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो उसको रेल विभाग में नौकरी मिल गई। जो नौकरी मिली थी वो उसका जो वेतन था वो 60 रुपए महीने का वेतन था। इनके बड़े बेटे की बहू ज्ञानो लालची है, ईर्ष्यालु है, झगड़ालू भी रहती है। बंटवारे करने के लिए अपने पति को, अपनी सास को, छोटी जो उनकी देवरानी होती है आनंदी के खिलाफ भड़का देती है और बंटवारा करवा देती है। इस दौलत राम के पास एक ही बेटा है, जबकि जो छोटे लाल है उसके पास 2 बेटे होते हैं। जो छोटे लाल है वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए रुड़की भेजना चाहता है, जबकि उसकी जो पत्नी होती है छोटे लाल की आनंदी, वो अपने बेटे को वकील बनाना चाहती है और वहीं पर अपने चाचा जी के विषय में बताती है कि चाचा आगरा में वकील हैं और इतना पैसा कमाते हैं। इस तरीके से अपने पति को कन्विंस करने का प्रयास भी करती है। और इसी तरह उपन्यास चलता है। ये उपन्यास की संक्षेप में कथा थी। उपन्यास में जैसे विधवा विवाह, बाल विवाह, इन सब को लेके भी गौरीदत्त जी ने बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं। उस समय की जो सामाजिक विसंगतियां थीं 1870 के आसपास की, वो सभी विसंगतियां अपने उपन्यास में चित्रित की हैं। सिर्फ पंडित जो डॉक्टर गोपाल राय जी हैं वही इस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। अन्य उपन्यासकारों ने अलग अलग उपन्यासों को हिंदी का पहला उपन्यास माना है, लेकिन सर्वमान्य रूप से तो परीक्षा गुरु को ही माना जाता है। तो ये थी उपन्यास के विषय में थोड़ी सी जो हमारी थी पृष्ठभूमि हमने बांधी, ताकि विकल्प जब आपके उपन्यास से संबंधित या इस उपन्यास से संबंधित जब आपके प्रश्न आपको परीक्षा में मिले तो आप विकल्पों को काट के भी सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। तो चलते हैं, अब थोड़ा सा देखते हैं हम उपन्यासकार के विषय में, क्योंकि कई बार उपन्यासकार के विषय में भी हमसे प्रश्न बनते हैं। तो उपन्यासकार जो थे वो हैं पंडित गौरीदत्त शर्मा जी। पंडित गौरीदत्त शर्मा जी का जन्म 1836 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में हुआ है और इनका जो निधन है वो 1906 में हुआ है। और
इनके विषय में है कि मेरठ में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना पंडित गोरीदत्त जी ने की थी। तो मेरठ में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके पंडित गोरीदत्त शर्मा जी ने की थी। अगला है इनके विषय में कि नागरी लिपि परिषद ने गोरीदत्त यानी कि पंडित गोरीदत्त शर्मा के सम्मान में गोरीदत्त देवनागरी सेवी सम्मान जो है गोरीदत्त नागरी सेवी सम्मान की शुरुआत की थी। महत्वपूर्ण हो जाता है, नवीन तथ्य हैं, नवीन प्रश्न भी बन सकते हैं कि गोरीदत्त नागरी सेवी सम्मान की शुरुआत मतलब किसके उसमें की गई है? तो पंडित गोरीदत्त शर्मा जी के उसमें। और किसने की है? तो नागरी लिपि परिषद ने ये इस सम्मान की शुरुआत की है, नागरी लिपि परिषद ने। अगला तथ्य है 1892 ईस्वी में गोरीदत्त ने देवनागरी प्रचारक नामक पत्र का संपादन एवं प्रकाशन किया। तो देवनागरी प्रचारक जो है पत्र है और इस पत्र का जो संपादन किया है वो पंडित गोरीदत्त जी ने। और महत्वपूर्ण है कि संपादन और प्रकाशन दोनों इन्होंने ही किया है, गोरीदत्त जी ने 1892 ईस्वी में। अगला तथ्य है इनके विषय में कि इनके उपन्यास की 200 प्रतियां सरकार ने खरीदी थी। महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इनका जो उपन्यास है ये 500 प्रतियों में प्रकाशित हुआ था पहली बार में, जिसमें 35 पृष्ठ थे, हम लोग देख चुके हैं। तो इस उपन्यास की जो है 200 प्रतियां जो उस समय की सरकार थी उसने खरीदी थी और इनको गोरीदत्त जी को पुरस्कार के रूप में 100 रुपए दिए गए थे। तो देखिए किसको पुरस्कार के रूप में 100 रुपए मिले थे? तो गोरीदत्त जी को। और किस उपन्यास की प्रतियां वर्तमान सरकार ने खरीदी थी उस समय की? तो ये देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की प्रतियां उस समय की सरकार ने खरीदी थी। तो ये था पंडित गोरीदत्त शर्मा जी का परिचय जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। नवीन तथ्य थे वो हमने साझा किए। अब उपन्यास के विषय में हम पढ़ चुके हैं, परखते हैं अपने आप को कुछ प्रश्नों के माध्यम से। तो चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर, देखते हैं हमारा कितना हमें याद रहा है। तो पहला प्रश्न है आपका, आनंदी अपने बेटे को क्या बनाना चाहती थी? बताना है आनंदी अपने बेटे को क्या बनाना चाहती थी। विकल्प हैं वकील, इंजीनियर, डॉक्टर या क्लर्क। तो आप सभी जानते होंगे कि आनंदी जो है वो अपने बेटे को वकील बनाना चाहती थी। अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि छोटे लाल का वेतन कितना था? आपको बताना है जो छोटे लाल है या छोटे भी कहा गया है तो उपन्यास में, तो उसका कितना वेतन था? 50 रुपए महीना, 100 रुपए महीना, 500 रुपए महीना या 60 रुपए महीना। तो आप सभी को याद होगा, कई बार तथ्य रिपीट हुआ है। तो इसमें जो छोटे लाल का वेतन था वो 60 रुपए महीना था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि छोटे लाल अपने बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए कहां भेजना चाहता था? तो जो छोटे लाल है वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए कहां भेजना चाहता था? दिल्ली, मेरठ, लखनऊ या रुड़की। तो आप सभी को अभी याद होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो सही विकल्प हो जाएगा रुड़की। अगला प्रश्न है कि सर्वसुख ने अपने कितने बच्चों को नहीं पढ़ाया था? प्रश्न था, अभी हम लोगों ने पढ़ा है तो याद होगा कि सर्वसुख ने अपने किन बच्चों को नहीं पढ़ाया था। पहला है पार्वती, दूसरा है सुखदेई, तीसरा है दौलतराम, चौथा है छोटेलाल। विकल्प है ए और 3, दूसरा है बी है 2 और 4, सी है 1 और 4, डी है 1 और 2। आप सभी को याद होगा, तो इसमें जो सही विकल्प है वो ए होगा, ए और 1 और 3, यानी कि पार्वती और दौलतराम जो उनके बड़े बच्चे थे उनको उन्होंने नहीं पढ़ाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि देवरानी जेठानी की कहानी में किस शहर का वर्णन नहीं हुआ है?
आपको बताना है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न, नवीन प्रश्न आजकल बन रहे हैं। तो देवरानी जेठानी की कहानी में किस शहर का वर्णन नहीं हुआ है और नहीं है, इस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। तो विकल्प हैं मेरठ, रुड़की, दिल्ली या कर्नाटक। तो आप सभी सहपाठी पहचान गए होंगे। तो आपका जो सही विकल्प है वो है कर्नाटक। कर्नाटक शहर का देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में वर्णन नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, पंडित गौरीदत्त ने किस पत्र का संपादन किया था? आपको बताना है कि जो पंडित गौरीदत्त शर्मा जी हैं, उन्होंने किस पत्र का संपादन किया है? तो विकल्प हैं देवनागरी प्रचारक, हंस, प्रजा हितैषी, बंगदूत। आप सभी को याद होगा। तो इसमें जो विकल्प हो जाएगा, पहला विकल्प सही है, देवनागरी प्रचारक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि देवरानी जेठानी की कहानी की पात्र नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी पात्र देवरानी जेठानी की कहानी का पात्र नहीं है। ज्ञानो, आनंदी, गंगादेई या पार्वती। आप सभी को याद होगा, जो ज्ञानो भी है, आनंदी भी है और पार्वती भी है। तो यहां पर गंगादेई नहीं है, क्योंकि यहां पर गंगादेई की जगह सुखदेई है। आप सभी लोगों ने पढ़ा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कथन है कि दांत घिसे और खुर घिसे, पीठ बोझ न ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भुस दे। यह कहावत देवनागरी जेठानी की कहानी के किस पात्र ने कहा है? ये जो कहावत है, ये किसने कही है कि दांत घिसे और खुर घिसे, पीठ बोझ न ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भुस दे। तो ये जो कहावत है, कहा गया है कि जिसके दांत घिसे हुए हैं, मतलब बैल के रूप में, और उसके खुर भी घिसे हुए हैं और वो पीठ पर बोझ भी ना ले सके, तो ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध कर चारा खिला सकता है। ये जो कहावत है, ये देवरानी जेठानी की कहानी के किस पात्र ने कही है? तो विकल्प हैं सर्वसुख, ज्ञानो, दौलतराम या आनंदी। तो आपका इसमें सही विकल्प होगा। आप सभी सही विकल्प पर जा रहे होंगे। सर्वसुख ने ये कथन कहा है। तो बहुत बहुत आभार आप सभी सहपाठियों का। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, कुछ नवीन जानकारियां मिली हैं, परीक्षा उपयोगी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में अपने सहपाठियों के साथ में साझा कीजिए, ताकि उनकी भी तैयारी बहुत बेहतर हो सके और आप नेट ही नहीं, आप JRF को भी क्वालिफाई कर सकें। सभी को नमस्कार।